तो भाई पिछले 2 हफ्तों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि WWE ने जो है सुपरस्टार्स के नेम प्लेट्स को चेंज कर दिया है। यानी कि भाई हर सुपरस्टार की जो थीम होती है, जो उसकी वाइब होती है, उसके हिसाब से जो है नेम प्लेट्स दे दी गई है। मतलब काफी फैसिनेटिंग लग रहा है भाई वो देख के कि भाई उसका जो नाम है वो उसी की वाइब में आ रहा है। तो भाई वो काफी अमेजिंग है। वैसे सारे सुपरस्टार्स को नहीं दिए गए हैं, कुछ सुपरस्टार्स हैं जिनको नहीं दिए गए हैं क्योंकि वो लोग ज्यादा अपीयर नहीं होते, लेकिन जो अवेलेबल होते हैं भाई उनके तो दे रहे हैं भाई काफी बेहतरीन तरीके से। तो भाई तो मुझे काफी पसंद आया भाई और मुझे काफी इंटरेस्टिंग बात लगी, तो इसलिए मैंने हमारे साथ शेयर कर दी। और इसके अलावा भाई जो लिलियन गार्सिया है, जो अनाउंसर है फिलहाल स्मैकडाउन की, उनको भाई समांथा को देखो मिस करते हैं हम लोग। ठीक है, समांथा की जो अनाउंसिंग थी वो काफी अमेजिंग थी और काफी डिफरेंट लेवल की थी, लेकिन जब लिलियन गार्सिया अब जब कर रही है ना भाई तो उनकी भी बहुत अमेजिंग है भाई। मतलब फिलहाल के टाइम पर अगर मैं उसे कंपेयर करूं पिछले टाइम से तो भाई काफी चेंज है। यानी कि भाई ऐसा लग रहा है कि लिलियन गार्सिया को काफी फ्रीडम मिल चुकी है अपनी अनाउंसिंग में, जो कि हम समझ सकते हैं कि भाई विंस एरा और ट्रिपल एच एरा में डिफरेंस है। तो वो यही डिफरेंस है भाई, लिलियन गार्सिया की जो अब जो अनाउंसिंग है और जो पहले की अगर तुम सुनोगे तो काफी फर्क है भाई। तो अब जो है काफी मजा आ रहा है भाई जब वो एले नाइट और यह करती है उसके साथ, तो वो काफी अमेजिंग है। और जिस तरीके से वो मैक्सिकन्स के नेम लेती है ना भाई, सारे जो नाम है वो काफी अच्छे से पता है कि भाई किसका नाम किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, तो वो काफी अमेजिंग है। तो भाई मैं तो बस यही सोचता हूँ कि अगर लिलियन गार्सिया और समांथा अगर एक साथ अनाउंस करती, यानी कि अगर वो दोनों ही WWE में होती और दोनों एक तरीके से अनाउंस करते अच्छे से दोनों शोज की, भाई काफी मजा आता भाई। रॉ के ऊपर समांथा और स्मैकडाउन पर लिलियन गार्सिया, तो भाई काफी मजा आता है। वेल स्मैकडाउन की बात करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। 619 के नेता रे मिस्टीरियो आते हैं स्मैकडाउन की शुरुआत करने। भाई ये मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन पर क्या कर रहे हैं, तो भाई क्योंकि स्मैकडाउन था इन्हीं के होम टाउन में सैन डिएगो में, तो इसलिए भाई यहाँ पर रे मिस्टीरियो आए थे। और इनफैक्ट भाई 619 जो नेम है वो सैन डिएगो में एक जिप कोड है एरिया का, भाई एक एरिया का जिप कोड है भाई वो, और उसी से इंस्पायर्ड होकर 619 नाम रखा है रे मिस्टीरियो ने अपने फिनिशर का। तो भाई ये काफी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे पता चली स्मैकडाउन से। पहले इसके अलावा भाई यहाँ पर रे मिस्टीरियो आते हैं और वो काफी अच्छे से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत करवाते हैं। वो अपने आप को जो है रॉयल रंबल 2025 के लिए ऑफिशियल भी कर देते हैं भाई। और इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि 2006 में जब वो रॉयल रंबल जीते थे और उसके बाद रेसलमेनिया में मेन इवेंट किया था और फिर वो चैंपियन भी बने थे, तो वो सारी चीज उन्होंने की थी अपने भाई के लिए, अपने एडी गैरेरो के लिए। उनको भी यहाँ पर एक ट्रिब्यूट दिया गया, लेकिन वो फिर से करना चाहते हैं रे मिस्टीरियो। और इस बार कंपटीशन जो है काफी टफ है, ऐसा वो कहते हैं। ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, रोमन रेंज, जॉन सीना जैसे काफी टफ सुपरस्टार्स होने वाले, तो काफी कंपटीशन टफ है, लेकिन मैं जीतना चाहूंगा वो रॉयल रंबल। जिसके बाद यहाँ पर केविन ओवेंस अचानक से आकर इन्हें इंटरप्ट करते हैं और वो कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर बाहर नहीं आना चाहता था, लेकिन तुमने कहा कि तुम रॉयल रंबल जीतने वाले हो तो इसलिए मैं आया। केविन ओवेंस यहाँ पर सिंपली ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुमसे लड़ना, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और तुम्हारे साथ रिंग शेयर करना काफी अमेजिंग होगा मेरे लिए। तो भाई यहाँ पर वो सिंपली यही कहते हैं कि उनके पास जो ये विंग्ड ईगल चैंपियनशिप है वो वही टाइटल है जिसे देखकर वो बड़े हुए हैं, अपने आइडल्स को देखकर उन्होंने इस टाइटल को जीता था। और अब वो जो है इनके पास है, यानी कि केविन ओवेंस के पास है, वो खुद को जो है सबसे बेहतरीन चैंपियन बताते हैं कि अब ये मेरे पास है तो मैं हूं तुम्हारा ट्रू राइटफुल चैंपियन। और उसके नाते मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा रे मिस्टीरियो, जब तुम जीतो रॉयल रंबल तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे चुनो। तो भाई ऐसा वो कहते हैं कि वो तुम मुझे चुनना रेसलमेनिया में अपने अपोनेंट के तौर पर, क्योंकि मैं ट्रू राइटफुल चैंपियन हूं, बस मुझे ये प्रॉमिस करो तुम और कुछ नहीं। जिसके बाद रे मिस्टीरियो भाई वो ये सीधा ये कह देते हैं कि देखो पता नहीं मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, तुमने जो भी कुछ कहा काफी अच्छा है, लेकिन पहली बात तो ये कि तुम चैंपियन नहीं हो, कोडी रोड्स चैंपियन है। और मुझे पता नहीं कि तुम लोगों का दिमाग क्यों खराब हो गया है, मैकिंटायर पहले ऐसा कर रहा था अब तुम कर रहे हो, पता नहीं तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर तो मुझे डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो दिख रहा है भाई। ऐसा करके बेइज्जती कर देते हैं यहाँ पर मिस्टीरियो केविन ओवेंस की। जिसके बाद केविन ओवेंस चिल्ला पड़ते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम्हारे अंदर भी कोडी रोड्स ने जो है अपना घटिया सा पाउडर फेंक दिया लगता है, तुम्हारा भी उसने ब्रेन वॉश कर दिया है और वो जो अपने बालों में ब्लीच लगाता है वो भी शायद तुम्हें मिल चुकी है, इसीलिए तुम अपना जो ये मास्क है वो भी वैसा ही पहन कर आए हो, है ना, तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। जिसके बाद केविन ओवेंस जो है टाइटल शॉट मारने जाते हैं रे मिस्टीरियो को, लेकिन रे मिस्टीरियो पलटवार करते हैं, 619 बजाने वाले होते हैं, लेकिन केविन ओवेंस यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। जिसके बाद रे मिस्टीरियो निक ऑल्डिस से बात करते हैं और यहाँ पर निक ऑल्डिस कहते हैं कि देखो मैं काफी खुश होऊंगा अगर आज रे मिस्टीरियो जो है स्मैकडाउन के ऊपर लड़े एक मैच में, तो इसलिए तुम्हारा और केविन ओवेंस का मैच जो है मैं आज सेटअप कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर कोडी रोड्स भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने देखा वहां पर जो भी कुछ हुआ, केविन ओवेंस जो है पगलाया गया है, मैं उसे संभाल लूंगा। लेकिन रे मिस्टीरियो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें आज कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज वो मेरा शिकार है, मैंने सब कुछ शुरू किया है तो मैं ही उसके साथ सब खत्म भी करूंगा, आज मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद रे मिस्टीरियो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन निक ऑल्डिस जो है कोडी रोड्स से ये कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गए, मुझे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था तुम्हारा और केविन ओवेंस का रॉयल रंबल मैच के लिए, तो क्या तुम इसके ऊपर साइन कर दोगे? इसके बाद कोडी रोड्स पूछते हैं कि क्या केविन
केविन ने साइन कर दिया। तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि नहीं, पहले तुम करो, उसके बाद मैं उससे करवा लूंगा। तो कोडी रोड्स कह देते हैं कि नहीं, पहले तुम जाकर उसके साइन लेकर आओ, देन मैं साइन करूंगा। निक ऑल्डिस कहते हैं कि चलो ये भी ठीक है। जिसके बाद शो के ऊपर रे मिस्टीरियो वर्सेस केविन ओस का मैच होने वाला है, ऑफिशियल हो जाता है। केविन ओस अपने मैच के लिए रेडी हो रहे होते हैं, वहां पर निक ऑल्डिस आते हैं और वो कहते हैं कि अच्छी बात है तुम तैयार हो रहे हो, लेकिन क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे? तो केविन ओस देखता है कॉन्ट्रैक्ट और कहता है कि इस पर कोडी के साइन नहीं है। तो निक ऑल्डिस कहता है कि वो तब साइन करेगा जब तुम कर दोगे। तो केविन ओस कहता है कि हाँ ठीक है ना, जब वो साइन करेगा तो मैं भी साइन कर दूंगा, चलो मैं जा रहा हूँ अपना मैच लड़ने। जिसके बाद केविन ओस जो है यहाँ पर पहली बार अगेंस्ट रे मिस्टीरियो के अपना मैच करने जाते। भाई मतलब सुन के ही भाई मुझे काफी हैरानी हुई कि भाई केविन ओस और रे मिस्टीरियो कभी भी एक 1-on-1 मैच में लड़े नहीं है अभी तक भाई। तो इस वजह से भाई यहाँ पर ये बेहतरीन मैच देखने को मिलता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर हो रहा था भाई। और भाई क्या अमेजिंग मैच देखने को मिलता है। इनफैक्ट भाई कमर्शियल के दौरान भी भाई, क्योंकि हमें तो चीजें दिखती है, अगर तुम नेटफ्लिक्स पर देखोगे या फिर रीप्ले शो देखोगे तो वहां पर तुम्हें जो है कमर्शियल वाली चीजें भी दिख जाएंगी, जहां पर केविन ओस भाई अलिया वहां पर बैठी होती है, रे मिस्टीरियो की डॉटर, भाई उसके सामने जाकर रे मिस्टीरियो की बैंड बजाता है। लेकिन उसके बाद भाई वो काफी रिस्पेक्ट भी दिखाता है अलिया को। देन वो रिंग के अंदर आते हैं और भाई ये काफी ऑसम मैच होता है भाई, मतलब देख के बहुत मजा आया भाई। एंड में रे मिस्टीरियो 619 बजाने जाते हैं और जब टॉप रोप पर चढ़ जाते हैं तो केविन ओस यहाँ पर रेफरी के ऊपर गिर जा भाई पता नहीं क्यों वो खुद ही जाकर जो है रेफरी को धक्का दे देता है, जिससे भाई रोप्स को टच होता है और रोप्स की वजह से भाई रे मिस्टीरियो टॉप रोप से नीचे गिर जाता है और केविन ओस उसे एक पॉप अप पावर बम हिट करके इस मैच को जीत जाता है। इनफैक्ट भाई स्टनर भी हिट हुई थी और रे मिस्टीरियो ने किक आउट भी किया था इस मैच में एक बार, लेकिन केविन ओस फाइनली इस मैच को जीत जाता है। जिसके बाद भाई वो रिस्पेक्ट दिखाता है रे मिस्टीरियो को, वो रिस्पेक्ट दिखा रहा होता है काफी अच्छे तरीके से। फिर उसे हिट करने वाला होता है एक पैकेज पाइल ड्राइवर भाई, जो वो सबको हिट करता है। तो भाई इसके अंदर रैंडी ऑर्टन की आत्मा घुस चुकी है और कुछ नहीं भाई, रैंडी ऑर्टन के साथ रहने के नतीजे ही है और कुछ नहीं है भाई। लेजेंड किलर बनना चाहता है ये भी, लेकिन तभी यहाँ पर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आ जाते हैं और यहाँ पर इनका ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। ब्रॉल भाई किसी तरीके से वही भाई सब लोग आते हैं यहाँ पर जो हमेशा ये लोग करते हैं, ऑफिशियल्स आ जाते हैं और फिर इनको हटा देते हैं, बस भाई वही ये सब होता है। और इन सबसे परेशान हो चुके हैं निक ऑल्डिस बैक स्टेज में होते हैं, कोडी रोड्स से बात करते हैं कि मैं थक चुका हूँ, ना तुम साइन कर रहे हो ना वो साइन कर रहा है, ऊपर से तुम ऐसे लड़े जा रहे हो पागलों की तरह, तो मेरे हाथों से जो है बातें निकल चुकी है, अब ये बातें जा चुकी है ऊपर। तो इसलिए सैटरडे नाइट मेन इवेंट में अब तुम्हारा साइन करवाएगा शॉन माइकल्स, वो आएगा और वो तुम दोनों से साइन करवाएगा और नहीं करोगे तो सुपर किक खाओगे और क्या। तो भाई अब ये चीज ऑफिशियल हो जाती है कि भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। कोडी रोड्स और केविन ओमस का भाई लास्ट टाइम तो इनका मैच हुआ था, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा रॉयल रंबल के लैडर मैच के लिए और वहां पर शॉन माइकल अवेलेबल होने वाले हैं। भाई अब चीजें इंटरेस्टिंग है भाई, सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो है कुछ खास लग रहा है भाई, जहां तक मुझे लगता है। तो ये तो हो ही जाएगा भाई और काफी मजा भी आएगा। लेकिन रे मिस्टीरियो की थोड़ी सी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं भाई। रे मिस्टीरियो को आज थोड़ा स्पेशल देखकर भाई, मतलब उसको काफी स्पेशल वाली ट्रीटमेंट दी गई। ऐसा दिखाया गया कि भाई वो है भाई बड़ा बंदा, वो काफी पॉपुलर है और भाई जिस तरीके से आज उसे प्रेजेंट किया गया तो भाई काफी दम है भाई उस बंदे में फिलहाल भी। तो भाई उसको तुम अच्छे से यूज करो भाई। WWE जो है पता नहीं क्यों यूज नहीं करती है भाई। आज उसे देखकर लगा कि भाई ये तो बड़ा ये तो हो सकता है भाई, ये अगर रॉयल रंबल जीत भी जाए और चैंपियन बन भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ये बन सकता है, वो चीजें अभी भी ये कर सकता है। तो भाई मैं तो भाई देखना चाहूंगा रे मिस्टीरियो को थोड़ा सा और ऊपर आते हुए। लास्ट टाइम उसका भी आ रहा है भाई, सबका लास्ट टाइम आ रहा है, तो भाई सब लोग लास्ट टाइम कुछ करो भाई, क्योंकि लास्ट टाइम इज नाउ। तो भाई रे मिस्टीरियो भाई काफी अमेजिंग, उसने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की काफी अच्छी शुरुआत कराई और केविन उसके साथ काफी बेहतरीन मैच दिया भाई, काफी अच्छी स्टोरी पुल भाई, काफी मजा आया भाई इस चीज में। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके बारे में मुझे कमेंट में बताओ। अब आगे चलते हैं भाई। यहाँ पर नायोमी जो है वो बियांका ब्लेयर को कहते हैं कि भाई आज तू अपनी चोटी जो है बांध के चल, क्योंकि मैं नहीं चाहती फिर से मेरे ऊपर वो गिर जाए। तो इसलिए जो है बियांका ब्लेयर अपनी चोटी बांध लेती है। उनका टैग टीम मैच होता है अगेंस्ट नाया जैक्स और कैंडिस लरे। एक टैग टीम एक्शन देखने को मिलता है हमें और भाई बढ़िया मैच तो होता है भाई, मतलब कुछ ठीक ठाक ही था। नाया जैक्स जो है वो कैंडिस लरे के ऊपर ही अटैक कर देती है गलती से भाई, वो अपना लेग ड्रॉप जो है वो कैंडिस लरे के ऊपर बजा देती है, जिसके बाद बियांका ब्लेयर नाया जैक्स को साइड कर देती है और नायोमी अपना बबल पावर बम हिट करके इस मैच को जीत जाती है अपनी टीम के लिए। यहाँ पर बियांका ब्लेयर और नायोमी इस मैच को जीत जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं भाई। जेड गार्गिल का रिटर्न होने दो फिर करना तुम सेलिब्रेट अच्छे से। इसके बाद आते हैं शो के ऊपर नो हीट करने के लिए जिमी ऊसो भाई, और भाई काफी अमेजिंग भाई जिमी ऊसो की जब एंट्रेंस होती है और भाई काफी बढ़िया था भाई जिमी ऊसो भाई। अब लग रहा है कि भाई ये लोग जे ऊसो की तरह से और ज्यादा बड़ा बनाने वाले हैं, जैसे जे ऊसो बन चुका है भाई मेन इवेंट जे ऊसो, तो अब ये भी बिग जिम बनने वाला है। इसका मैच होता है यहाँ पर कार्मेलो हेव्स से। तो कार्मेलो हेव्स यहाँ पर एंट्रेंस करते हैं और वो यहाँ पर एंट्रेंस के दौरान कहने लगते हैं कि देख भाई बिग जिम, तू मुझे ये बता कि तू कर क्या रहा है। रोमन जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहा है, जे ऊसो जो है वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच ले रहा है
लेकिन तू क्या कर रहा है? तू जो है बस अपनी भाई की शैडो में रहता है, जे उसो की, और जे उसो जो है वो अपने भाई की शैडो में रहता है रोमन रेंस की। खैर ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन तू फिलहाल जो है अपना शू का लेस बांध ले, क्योंकि मेलो कभी मिस नहीं करता। और यहाँ पर मेलो मिस कर जाता है, क्योंकि भाई जिमी उसो जो है रिंग के अंदर उसे घसीट लेते हैं और मैच की स्टार्टिंग करवा देते हैं काफी बेहतरीन तरीके से। और जिमी उसो की जो परफॉर्मेंस थी भाई इस मैच में वो अमेजिंग। उसने जो है दिखा दिया कि उसके पास सिर्फ सुपर किक और समॉन ड्रॉप्स के अलावा भी काफी सारे मूव्स हैं भाई। उसने फीनिक्स स्प्लैश का यूज किया, सुपर किक्स तो हमेशा करता ही है भाई, उसके अलावा भी काफी सारी डिफरेंट चीजें उसने की भाई, टेक डाउन वगैरह। इसके पास बिग जिम के पास जो है जे उसो से ज्यादा हथियार है। एंड में यहाँ पर वो स्पीयर हिट करता है, टॉपर ऊपर चढ़ता है उसो स्प्लैश के लिए, लेकिन यहाँ पर जेकब फाटू खड़े हो जाते हैं आकर और टामा तोंगा अटैक कर देते हैं जिमी उसो के ऊपर, और यहाँ पर दोनों मिलकर धोने लगते हैं। फिर जिमी उसो को मैच का तो सत्यानाश करवा ही दिया इन्होंने, लेकिन भाई मैच सच में अमेजिंग था भाई। जहाँ पर भाई कार्मेलोस भी बोलता है कि हाँ भाई ब्लड लाइन की जय, नमस्ते वमस्ते करने लगता है भाई वो जेकब फाटू की तरह, लेकिन जेकब फाटू भाई वो उसको भी धो देता है भाई, कार्मेलोस के ऊपर भी अटैक कर देता है। देन यहाँ पर सोलो सिकोआ आते हैं भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट उनका रिटर्न होने वाला है, तो उसके लिए पर रिंग इन्होंने सजा दी है कि भाई आजा करते हैं जो भी है अनाउंसमेंट। तो भाई सोलो सिकोआ अपनी पूरी एंट्रेंस करते हैं कमर्शियल के दौरान, रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर वो माइक ले लेते हैं, लेकिन अरीना उन्हें कुछ बोलने ही नहीं देता। लेकिन जेकब फाटू माइक लेते हैं और खुद बोलते हैं भाई, सच में भाई जेकब फाटू भी बोलता है, और वो यहाँ पर ये कहता है कि सब जो है तुम अपनी बोलती बंद रखो और सोलो सिकोआ को बोलने दो इसकी बात। जिसके बाद वो सोलो सिकोआ को माइक दे देता है, सोलो सिकोआ फिर से कुछ बोलने का ट्राई करता है, लेकिन अरीना उसे कुछ नहीं बोलने देता भाई। ऊपर से सोलो सिकोआ भी काफी शर्मिंदा है, तो वो अपना माइक जो है ड्रॉप करके यहाँ से छोड़ के चला जाता है अपनी ब्लड लाइन को, जेकब फाटू और टामा तोंगा को छोड़कर ऑडियंस के बीच से भाई अपना जैकेट लेके निकल लेता है भाई। पता नहीं भाई ये कब आएगा भाई, मतलब इसका सेंस क्या था, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये सब हुआ क्यों है। और भाई रिंग के अंदर जो है जेकब फाटू और टामा तोंगा भाई वो अकेले खड़े सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, हमारा ट्रैवल चीफ हमें अकेला छोड़ के चला गया, ये हो क्या रहा है। और जो भाई ऑडियंस है भाई वो भी मजे ले रही है भाई, वो सिर्फ जो है बाय बाय सोलो का गाना गा रही है भाई। यहाँ पर इतनी सीरियस सिचुएशन है भाई, इस सीरियस सिचुएशन को संभालते हैं जेकब फाटू और वो माइक लेकर चिल्लाकर कहते हैं कि चुप करो, तुम्हारी वजह से सोलो सिकोआ ऐसे यहाँ से चला गया। और रही बात इन सब चीजों की, तो सब कुछ जो है अभी सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है, अब मैं कंट्रोल लूंगा और मैं सब कुछ हैंडल करने वाला हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे चीजें की जाती है, मैं स्टार्ट करूंगा सब कुछ। तो भाई ऐसा वो कह देते हैं कि अभी तो मैंने सब कुछ स्टार्ट ही किया। जिसके बाद यहाँ पर एले नाइट का म्यूजिक हिट हो जाता है, वो पीछे से आकर इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन भाई एले नाइट क्या ही कर सकता है, तो एले नाइट को यहाँ पर धोने लगते हैं ये दोनों। देन यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं, वन बिग सन ऑफ अ बिच। तो भाई यहाँ पर आ जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और वो टामा तोंगा को साइड कर देते हैं, रिंग के अंदर जाते हैं जेकब फाटू के साथ में भाई वो आकर खड़े हो जाते हैं और लगता है कि भाई अब इन दोनों की फाइट होगी, लेकिन टामा तोंगा जो है वो जेकब फाटू को रिंग साइड पर बुला लेता है और कहता है कि नहीं नहीं अभी टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है एक चीज सेटअप हो जाती है, ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू का मैच ऑफिशियल हो जाता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। तो भाई अब ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट बन चुका है काफी बड़ा इवेंट, क्योंकि काफी बड़ा मैच अनाउंस हो चुका है, वेयरवुल्फ वर्सेस मॉन्स्टर का मैच होगा। तो भाई काफी कुछ टूटने वाला है भाई। तो भाई ये सब तो ठीक है जो भी हुआ भाई, जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच होने वाला है और ठीक है भाई बड़ी चीजें हैं और बड़ा मैच मिल चुका है जेकब फाटू को फाइनली। लेकिन भाई ये सब हुआ क्या, सोलो सिकोआ जो है ब्लड लाइन को छोड़कर चला गया भाई। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी स्मैकडाउन के बाद मैंने कहा था कि वहां पर जो है जेकब फाटू फाइनली सोलो सिकोआ को धोखा देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया भाई, सोलो सिकोआ ने ही जेकब फाटू को धोखा दे दिया है एक तरीके से। वो जो है ब्लड लाइन को छोड़कर जा चुका है, यानी कि वो चीजें जो वो करना चाहता था अब वो उनसे पीछे हट रहा है। तो अब जेकब फाटू ने अपने आप को कंट्रोल में ला लिया है, वो कह रहा है कि अब वो करेगा सब कुछ हैंडल, जो शुरू किया था सोलो सिकोआ ने उसे खत्म करेगा जेकब फाटू। तो भाई अब मुझे तो यहाँ से सिर्फ यही चीजें समझ में आ रही हैं कि अब जो है जेकब फाटू वो कर रहेगा जो सोलो सिकोआ ने कर लिया है। जब सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस को हारते हुए देखा था, उसने पहली बार अपने ट्राइबल चीफ को हारते हुए देखा, उसने पहली बार देखा कि रोमन रेंस जो है वो हार चुका है और वो शर्मिंदगी के मारे शो उसके ऊपर आ भी नहीं रहा है, वो रेसलमेनिया के बाद यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हमारा साथ नहीं दे रहा है क्योंकि वो शर्मिंदा हो चुका है। जिसके बाद सोलो सिकोआ ने अपने हाथों में कंट्रोल लिया था और सब कुछ खुद हैंडल करने लगा था ट्राइबल चीफ बनके। तो अब भाई जेकब फाटू भी शायद वही करने वाला है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि अब जो है जेकब फाटू ने सीधा बिट्रेल नहीं किया, जैसे सोलो सिकोआ ने सीधा बिट्रेल नहीं किया था, वो बस वही कर रहा था जो उसे करने को कहा गया था कि तुझे संभालनी है चीजें, तो वो संभाल रहा था भाई। अब जेकब फाटू भी वही करेगा जो
सोलो सिकोवा ने किया था, क्योंकि अब जो है जेकब फाटू का जो ट्राइबल चीफ था सोलो सिकोवा, अब वो शर्मिंदा है, वो शो उसके ऊपर नहीं आ रहा है, लोग उसे बोलने नहीं दे रहे हैं और वो जो है ऐसा हो चुका है कि उसे अरीना छोड़ के जाना पड़ा। तो अब वो जो है देख रहा है कि उसका जो सोलो सिकोवा जो उसका ट्राइबल चीफ है वो शर्मिंदगी के मारे मरा जा रहा है भाई, मतलब वो नहीं आ सकता भाई, वो लड़ नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो काफी शर्मिंदा है अब हर एक चीज के ऊपर। लेकिन जेकब फाटू जानता है कि उसे क्या करना है, उसे अपने हाथ में कंट्रोल लेना है और उन चीजों को खत्म करना है जो सोलो सिकोवा ने स्टार्ट की है, यानी कि रोमन रेंस को गद्दी से हटाकर खुद ट्राइबल चीफ बनना और चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल करना अपनी फैमिली के लिए, उन लोगों के लिए जो जिनको जो है फैमिली से निकाल दिया गया है, यानी कि भाई जैसे कि भाई टोंगियंस हैं, जेकब फाटू और इनके जो भाई होंगे एक दो भाई। तो अब जो है जेकब फाटू अपनी एक ब्लड लाइन बनाने वाला है जैसे कि सोलो सिकोवा ने बनाई थी और उसे चलाने वाला है अगेंस्ट रोमन रेंस की ब्लड लाइन। इसमें भाई रोमन रेंस का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं वो बात अलग है, रोमन रेंस भाई अपने अलग पैथ पर जा चुका है, वो जो है अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को वापस लेने के लिए वहां पर जा रहा है। लेकिन अगर उसके पट्टे में टांग अड़ाता है भाई जेकब फाटू, तो फिर भाई रोमन रेंस जो है जेकब फाटू को धोने जरूर आएगा। लेकिन जब रिटर्न होगा फाइनली सोलो सिकोवा का भाई, तो तब मजा आएगा भाई, क्योंकि सोलो सिकोवा भाई अब शायद लंबी छुट्टियों पर जाने वाला है, थोड़ा टाइम बाद ही हमें देखने को मिलेगा और हो सकता है कि वो उस टाइम पर आए जब जेकब फाटू पूरी कंट्रोल में है भाई, वो चीजें कर रहा है जो सोलो सिकोवा भी नहीं करना चाहता था। मतलब भाई सोलो सिकोवा ने कहा था कि अगर रोमन रेंस वापस अगर आकर मुझसे ये उलाफला ले लेता है तो वो मेरा ट्राइबल चीफ होगा और तुम्हें भी उसे एक्नॉलेज करना होगा, जेकब फाटू तामत होगा, तुम सबको उसे एक्नॉलेज करना होगा। लेकिन जेकब फाटू जो है अब उसका उल्टा कर रहा है भाई, अब वो जो है रोमन रेंस को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है और ना ही वो सोलो सिकोवा की बात को मान रहा है। वैसे वो मान तो रहा है लेकिन अब वो जो है उसका हृदय परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि सोलो सिकोवा से छोड़कर चला गया तो भाई जेकब फाटू को यही लगेगा कि उसने सोलो सिकोवा ने हमें छोड़ दिया है और अब जो है वो हमें ऐसे टाइम पर छोड़कर जा चुका है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसा कि सोलो सिकोवा हमेशा कहता था कि भाई मुझे रोमन रेंस की जरूरत थी तब वो मुझे छोड़ के चला गया रेसलमेनिया के बाद, जब हमें वापस सब कुछ लेना था। तो भाई जेकब फाटू के दिमाग में भी अब वही चीजें हैं कि हमें जो है सब कुछ वापस लेना है, लेकिन अब जो है सोलो हमें छोड़ के जा चुका है। तो अब टाइम आ चुका है कि जेकब फाटू खुद कंट्रोल ले और चीजों को हैंडलाइज करे। और भाई जेकब फाटू ने जिस तरीके से चिल्लाकर धमकियां दी हैं, तो भाई वो जा रहा है, वो ट्राइबल चीफ बनने के लिए जा रहा है, वो ट्राइबल कॉम्बैट के लिए जा रहा है, वो चीजें करेगा भाई जो सोलो सिकोवा नहीं कर पाया, वो शायद वो चीजें जेकब फाटू करेगा, पूरी ब्लड लाइन को नीचे गिराएगा। देन भाई सोलो सिकोवा रिटर्न करेगा और सोलो सिकोवा भाई अपने भाइयों को बचाएगा। सोलो सिकोवा का भाई एक फेस टर्न जरूर होगा और भाई काफी मजा आएगा। मतलब तुम बताओ तुम ये चीजें देखना चाहोगे या नहीं? सोलो सिकोवा वर्सेस जेकब फाटू का मैच भाई मजा आ जाएगा भाई, सच में दो इंपोर्सर जो है आपस में लड़ेंगे। रोमन रेंस भाई अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को वापस लेने जा रहा है और कुछ नहीं, लेकिन जेकब फाटू भाई वो अब जो है अनलीस्ट हो चुका है, उसके सामने अब कोई बैरियर्स नहीं है, अब वो खुद चीजें चलाएगा। तो भाई अब पता नहीं ये किस तरीके की तबाही लाने वाला है। तो अब एक नई ब्लड लाइन की एक नया एरा स्टार्ट होने वाला है, एक नई स्टोरी स्टार्ट होने वाली है जहां तक मुझे लग रहा है। तुम्हारे क्या थॉट्स इन सब के बारे में मुझे कमेंट में बताओ। वेल हम आगे चलते हैं स्मैकडाउन पर। स्मैकडाउन के ऊपर यहाँ पर लॉकर रूम में B-Fab और नीचे बात कर रहे होते हैं, वहां पर पाइपर नेविन और चेल्सी ग्रीन आती है और चेल्सी ग्रीन कहते हैं कि तुम्हें मुझे कांग्रेचुलेट करना चाहिए, मैंने तुम्हें 2 बार हराया है। तो यहाँ पर B-Fab बीच में कूद पड़ती हैं और वहां पर फिर पाइपर नेविन की आपस में बहस हो जाती है, जिसके चलते यहाँ पर पाइपर नेविन वर्सेस B-Fab का एक मैच अनाउंस हो जाता है, जिसके लिए पाइपर नेविन जाती है शो के ऊपर और शो के ऊपर ये एक मैच होता है, काफी छोटा सा मैच होता है जिसमें चेल्सी ग्रीन जो है इंटरफेरेंस करती है और B-Fab चेल्सी ग्रीन के ऊपर अटैक करती है, रिंग के अंदर जाती है। तो भाई पाइपर नेविन अपना फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत जाती है और उसके बाद चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन धोने लगते हैं B-Fab को। तो यहाँ पर मीचेन फिर से बचाने के लिए आ जाती है। तो भाई ठीक है भाई, मीचेन को एक पार्टनर चाहिए था अगेंस्ट चेल्सी और पाइपर नेविन के लड़ने के लिए, तो यहाँ पर वो उसे मिल चुका है B-Fab भाई। तो अब ये एक टैग सिनेरियो चलेगा भाई, ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन मीचेन अगर चैंपियन भी बन जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि भाई अगर इस तरीके से ही चलाने वाले हो सिर्फ चेल्सी ग्रीन वर्सेस मीचेन, तो भाई उसे बनाना चाहिए चैंपियन एक बार। वेल इसके बाद बैक स्टेज में लॉस गार्जास होते हैं, उन्हें आकर सैंटोस एस्कोबार समझाते हैं कि लास्ट टाइम तुमने जो किया, पिछले हफ्ते तुमने जीत हासिल की, काफी अच्छी बात, लेकिन आज तुम्हें दिखाना होगा कि तुम टाइटल्स रखने के लायक भी हो, तो जाओ जाकर दिखा दो लेगेडो फैंटास्मा क्या है, फैमिलिया। जिसके बाद ये दोनों एंट्रेंस करते हैं शो के ऊपर, उसके बाद मोटर सिटी मशीन गन्स भी एंट्रेंस करते हैं शो के ऊपर। ये टैग टीम एक्शन स्टार्ट होता है भाई, काफी बढ़िया ही होता है, मतलब भाई काफी अमेजिंग मैच हमें देखने को मिलता है। हुम्बर्टो कार्लो और एंजल गार्जा हमेशा की तरह अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हैं भाई, वो जीतने के भाई काफी क्लोज थे भाई यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन्स अपना फिनिशर हिट करने जाती है तो प्रिटी डडलीज बीच में आ जाते हैं, यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं, जिसके चलते भाई हुम्बर्टो कार्लो को जीतने का मौका मिलता है, लेकिन रेफरी का ध्यान नहीं होता है। जिसके बाद प्रिटी डडली यहाँ से चले जाते हैं और भाई ऐसी घसड़ पसड़ होती है कि एंड में डबल हलवा किक और अपना फिनिशर हिट करके मोटर सिटी मशीन गन्स इस मैच को जीत जाते हैं और नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं टैग टीम टाइटल्स के लिए। जिसके लिए बैक स्टेज में प्रिटी डडली के ऊपर गुस्सा भी हो रहे हैं टोमासो ciampa कि तुम लोगों ने ये क्या किया, तुम वहां पर मैच का
मैच करवाने गए थे उनको जितवा दिया। ये क्या घटिया प्लान था तुम्हारा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई तमाशो ciampa काफी गुस्से में थे, लेकिन जॉनी गार्गानो कहते हैं कि वो बस तुम्हें समझा रहा था कि तुम्हें और बेहतर करने की जरूरत है, वो एक बड़े भाई की तरह तुम्हें समझा रहा है और कुछ नहीं भाई। तो जॉनी गार्गानो मीठी मीठी बातें करके यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अपोलो क्रूज आते हैं हमेशा की तरह, वो कहते हैं कि समझो ये तुम्हें बस उल्लू बना रहे हैं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। इसके बाद प्रीटी डडले भी यहाँ से चले जाते हैं। अपोलो क्रूज अकेले होते हैं, उनके ऊपर जॉनी गार्गानो आकर अटैक करते हैं और कहते हैं कि अपनी जबान पे लगाम दे, अपनी बोलती बंद रख, समझा। तो भाई इनका भी काफी सही चल रहा है वैसे। लेकिन शो के ऊपर मेन इवेंट में बेली वर्सेस स्टैटन का मैच होने वाला है, जिसके लिए बेली अपना एक इंटरव्यू देती है जिसमें वो कहती है कि पिछली बार मैं रॉयल रंबल जीती, रेसलमेनिया में जाकर चैंपियन बनी, लेकिन ट्रिफनी स्टैटन की वजह से मैं समर स्लैम में हार गई और अब जो है मेरे पास मौका है वापस लेने का सब कुछ, और ये चीजें पर्सनल है। ट्रिफनी स्टैटन भी कह देती है कि अगर वो पर्सनल जा रही है तो मैं भी जाऊंगी, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करूंगी और दिखाऊंगी सबको कि मैं चैंपियन बनने के लायक हूँ। जिसके बाद शो के ऊपर मेन इवेंट में ट्रिफनी स्टैटन एंट्रेंस करती है, बेली एंट्रेंस करती है, रॉक्सिन NXT से यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, रिंग साइड पर वो बैठी हैं इस मैच को देखने के लिए। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है और भाई काफी बेहतरीन मैच देखने को मिलता है। ट्रिफनी स्टैटन जो है पावर बॉम्ब हिट करते हैं रिंग के अंदर, रिंग साइड पर ये मैच चलता है। वहां पर बेली जो है रॉक्सिन प्रीस से भी बहसबाजी करने लगती है फालतू की, भाई पता नहीं क्यों करती है। रिंग के अंदर आती है तो यहाँ पर ट्रिफनी स्टैटन एंड में अपना एमा बैमा स्लैम हिट करते हैं। उसके बाद प्रीटियस्ट मूव शॉट एवर हिट होता है और मैच को जीत जाती है ट्रिफनी स्टैटन। भाई एंडिंग जो है कुछ खास नहीं थी भाई, मतलब काफी नॉर्मली हरा दिया भाई यहाँ पर ट्रिफनी स्टैटन ने बेली को भाई, मतलब कुछ खास नहीं लगा भाई, मतलब इस तरह इतना नॉर्मली कैसे हरा दिया भाई, मैं तो बस इसीलिए अचंभित हूँ। लेकिन ठीक है भाई, ट्रिफनी स्टैटन यहाँ पर रिटेन कर लेती हैं अपनी टाइटल को। और बेली के ऊपर जो कैमरा एंगल था भाई, वो तो वही कैमरा एंगल था जो हमने जॉन सीना, कोडी रोड्स और रोमन रेंस के साथ देखा। तो क्या भाई बेली के लिए भी अब कुछ बड़ी चीजें होने वाली है। इस कैमरा एंगल का तो यही मतलब होता है। वेल अगले हफ्ते के लिए जो है एलए नाइट वर्सेस तामा तोंगा के मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है और मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस प्रीटी डडली का भी एक टैग टीम एक्शन देखने को मिलेगा अगले हफ्ते। और इसके अलावा भाई शो के ऊपर एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो हमें सुनने को मिली थी वो ये है कि भाई क्वीन वापस आ रही है भाई। उसकी एक हाई पैकेज दिखाया गया था और काफी बेहतरीन था भाई। वो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ चेंज है भाई एक्चुअल में शार्लेट फ्लेयर के कैरेक्टर में भाई। तो यहाँ पर जो है रिटर्न होने वाला है शार्लेट फ्लेयर का, उसे फाइनली जो है टीज कर दिया गया है। लेकिन वो कब होगा भाई वो तो हम सभी जानते हैं, रॉयल रंबल ही वो डेट होने वाली है जहाँ पर शार्लेट फ्लेयर फाइनली रिटर्न करेंगी। तो भाई देखते हैं कि शार्लेट फ्लेयर इस बार क्या अतरंगी अंदाज लेकर आती है या फिर हमेशा की तरह अपना हल्क होगन वाला काम करती है भाई। तो देखेंगे, तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके बारे में, तो मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।